नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द गामा सिंह में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई नोटिफिकेशन जो कि निकाली है डीआरडीओ सेप्टम में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एप्लीकेशन डेट्स हैं, क्या फ़ीस है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, वैकेंसीज़ कितनी हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि मतलब एक परसेप्शन बना रहता है कि जो डीआरडीओ की जॉब्स हैं वो डिफेंस जॉब हैं। तो ऐसा नहीं है। डीआरडीओ अलग ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस जॉब के लिए आपको अलग एग्जामिनेशंस देने होते हैं। ये डिफेंस की जॉब नहीं होती है। किसी भी सेंस में आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर आप डीआरडीओ में जॉब कर रहे हो तो आपका मतलब आप इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की कोई जॉब है, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग जॉब्स हैं, एकदम ही अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारी डेट आती है वो है एक क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आप इस पर्टिकुलर डेट तक अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लें। मतलब ये डेट एक ऐसी डेट है जो आपको समझ लीजिए हमेशा याद रखनी है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करने के लिए होंगे, तो वो सभी कुछ आपका इस डेट से ही डिसाइड किया जाएगा। सपोज आपकी उम्र अभी मिनिमम क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आपका मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मान लीजिए 30 साल तक की अपर लिमिट है और आप 6 दिसंबर को 30 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर 8 दिसंबर को हो रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपने क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी पे आप एलिजिबल थे। तो आपके पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी आपके पास नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया हुआ है और उस पेपर का रिजल्ट नहीं आया है, ग्रेजुएशन का या किसी भी क्वालिफाइंग पेपर का, तो अगर वो आप 7 तारीख के पहले तक आपके पास रिजल्ट होता है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से जो कुछ भी एलिजिबल डॉक्यूमेंटेशन है, वो चीज़ अगर आपके पास 7 दिसंबर तक आती है तभी वो मान्य होगी। अगर 7 तारीख तक आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं क्या वो मीट कर पा रहे हैं 7 दिसंबर 2022 के पहले। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनमें हम बात करेंगे ऑनलाइन डेट ऑफ ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ये डेट्स कब खुलेंगी? आप जो है 7 नवंबर से ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 7 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक ये दोनों डेट्स हैं आपके पास। तो 1 महीने का समय है आपके पास। अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लीजिए और अच्छे से फिर आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। सबमिट आपको कहाँ करना है? सबमिट आपको करना होगा डीआरडीओ की वेबसाइट पे। डेट अभी नहीं आई है कि कब हमारा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो कब होगा, इसकी डेट अभी तक नहीं आई है। ये अनाउंस होगी डीआरडीओ की वेबसाइट पे। जैसे ही अनाउंस होती है हम उसका वीडियो डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन डालें आपको ढूंढना ना पड़े, आपके सीधे मोबाइल पर नोटिफिकेशन हमारा आ जाए। फीस की बात करते हैं तो फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू एस के लिए, सबके लिए ही 100 रुपया है। विमेन कैंडिडेट्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए नील है। साथ ही साथ जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है। ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हैं, तो ऑफलाइन आपको फीस का ऑप्शन नहीं है। आपको अगर इस पे फीस देनी है तो ऑनलाइन मोड ही है। उसके अलावा हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की एंड अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया है, इन्होंने ये बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव अक्वायर्ड EQR। EQR मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। EQR जो आपका है, साथ ही साथ अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट यानी कि OER। तो ये आपका सीधी सी बात है, इन्होंने यहाँ पे जो चीज़ मैंने पहले बताई वही इन्होंने कहा है कि दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल। तो जैसा मैंने पहले बताया था, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, अगर आप एलिजिबल नहीं है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी तक, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। पोस्ट के नाम क्या क्या हैं? शुरुआत हम करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर से, फिर उसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड ए। तो इसमें आपको डिग्रीज कौन कौन सी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस हैं OERs में? आप ये कह सकते हो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी में, विद इंग्लिश और हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स।
या फिर आप कह सकते हो कि आप आपके पास हिंदी में आपके मास्टर्स है, लेकिन आपके पास इंग्लिश में कंपलसरी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। फिर बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो घूम फिर के ये निकल के आ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश इनकी रिक्वायरमेंट है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 30, ये ग्रुप बी में आएगा। सेम गोज विद स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनके में क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट जरूर होने चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन जो इनकी हैं, अदर रिक्वायरमेंट में आ जाएगा यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन 10 मिनट्स का रहेगा, यानी कि आपको 100 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आपको 1000 वर्ड लिखने पड़ेंगे एक तरीके से 10 मिनट में। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर्स। तो आपको टाइपिंग का टेस्ट एक तरीके से है, आपका टाइपिंग और डिक्शन दोनों का टेस्ट है। एज इसमें भी सेम है, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये भी ग्रुप बी का आ रहा है आपके पास। अगली आती है पे स्केल 4 पे, और ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग, ये भी है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपका जो एसेंशियल हैं EQR एसेंशियल क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, वो आपकी ये है कि 12वीं आप पास होने चाहिए। स्किल टेस्ट में इसमें भी वही हो रहा है कि स्किल टेस्ट में आप 10 मिनट का डिक्शन होगा, 80 वर्ड्स। पहले ग्रेड 1 में आपका 100 वर्ड्स था, इसमें 80 वर्ड्स होना चाहिए। एज आपकी इसमें 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और ये ग्रुप सी का पोस्ट है। फिर आते हैं हमारे पास अलग पोस्ट जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है इंग्लिश टाइपिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, ये सारी की सारी 12वीं क्लास वाली हैं। स्टोर असिस्टेंट हो गया आपका, स्टोर असिस्टेंट ए, दोनों इंग्लिश हिंदी टाइपिंग दोनों में है। सारी की सारी पोस्ट आपकी जितनी हैं ये 12वीं क्लास के लिए हैं। बस इसमें आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो टाइपिंग स्पीड का डिफरेंस दिखेगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग में आपका इंग्लिश टाइपिंग बोला जा रहा है @35 वर्ड्स, 35 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फिर आपको और ये सारे के सारे टेस्ट जो होंगे ये कंप्यूटर पे ही होने हैं। हिंदी वाले के लिए हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी वाले में 30 शब्द की आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर स्टोर असिस्टेंट ए, इसमें भी आपका 35 शब्द, हिंदी वाले के लिए 30 शब्द। साथ ही साथ 35 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्ड टू 10500 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस ईच वर्ड। तो आपका टाइम जो है वो 10 मिनट का ही है। एज जो ग्रुप सी वालों की है, ग्रुप सी वालों की सभी की एज जो है वो सेम है, 18 से 27 साल। सो 18 से 27 साल सबके लिए, 18 से 27 साल जो एज है वो सबके लिए है। और ये ग्रुप सी का एग्जाम है। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप 12th पास होने चाहिए। एक पोस्ट आपके पास ये है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। सिक्योरिटी असिस्टेंट में क्या है, आपका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू टेक स्ट्रेनस ड्यूटीज। क्योंकि भाई सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी भागदौड़ भी देखी जाएगी, लंबाई चौड़ाई भी देखी जाएगी। इसमें क्या है कि आप 12वीं के पेपर आप क्लास पास कर चुके हो, या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट बोर्ड पे किया हो, मतलब सीबीएसई बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, या कि स्टेट बोर्ड, या कुछ भी, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी अपने पेपर कराती हैं जो सर्टिफिकेट अवार्ड करती हैं बाय आर्म फोर्सेस, उनमें भी आप माने सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। जैसे अग्निवीर वगैरह जो पोजीशंस हैं, तो उस केस में हालांकि अभी शुरू ही हो रहा है, बट वो भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि अगर आप आर्मी से या किसी भी ऐसे आर्म फोर्स से एक्स सर्विसमैन है और आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट है जो आर्मी ने या आर्म फोर्सेज ने प्रोवाइड कराया है, तो वो भी मान्य होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहें तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जितना भी हम यहाँ पे बताते हैं। अगली पोस्ट हमारी आएंगी व्हीकल ऑपरेटर की, फायर इंजन ड्राइवर की, और फायरमैन की। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास और ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए ऑफ 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन द, मतलब थोड़ी बहुत आपकी गाड़ी की समझ होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ गाड़ी में फंस रहा है तो आपको कम से कम गाड़ी
संभालनी आ जाए, इतना हो जाए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखाना है इसमें गाड़ी चलाते हुए। जो एज लिमिट है, आप 27 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, मतलब 27 साल से कम वाले लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये भी ग्रुप सी में आएगा। फायर इंजन, ये भी 10वीं तक है। फायरमैन, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th पास अंडर 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बाई, मतलब आप अगर 10वीं पास हैं तो इन तीनों पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपके पास अदर क्वालिफिकेशन, अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? OER जिसको हमने बोला था, पोजीशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीकल, जो ऊपर वाली कंडीशन है वही यहाँ पे भी है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस, तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें भी आप देखेंगे तो फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी फॉर स्ट्रेनर्स ड्यूटीज। स्ट्रेनर्स ड्यूटीज का मतलब आपके कोई कठिन कार्य की भी ड्यूटी लगाई जा सकती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने शरीर से चुस्त और दुरुस्त होने चाहिए कि आप इस तरीके के काम कर सकें। फायरमैन में भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्ट्रेनर्स ड्यूटीज। इन दोनों पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन दोनों के लिए 18 से 27 साल, और ऊपर वाला जो है ये 27 साल से कम। फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा सब सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इशू आता है, कोई समस्या है, कोई आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमको कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। एज की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन क्या है कि एज रिलैक्सेशन, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एज रिलैक्सेशन होता क्या है। जितनी भी आपकी अपर लिमिट होती है, मान लीजिए कुछ हमारे पास पोस्ट थी जो, ये आप यहाँ देखो एज लिमिट जो है ये अपर लिमिट के ऊपर, बियॉन्ड अपर लिमिट, अपर एज लिमिट मतलब जितनी भी आपकी एज थी उसमें से आप इतना जोड़ दो तो आपकी वो हो जाएगी एज जो अप्लीकेबल है। मान लीजिए आप SC ST कैटेगरी में हैं और किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया जिसकी अपर लिमिट जो थी वो 27 साल थी, तो अगर आप SC ST में हैं तो आप में ये उम्र जुड़ जाएगी, यानी कि आप +5 करके आप 32 साल तक एलिजिबल रहेंगे। सेम तरीका है ओबीसी के लिए, अगर 27 साल किसी की अपर लिमिट थी तो आपके लिए ये एज हो जाएगी +27, 3 + 27 यानी कि आप 30 साल तक एलिजिबल हैं। आप उसी तरीके से आप 40 साल तक एलिजिबल हैं। आप उसी तरीके से यहाँ पे 43 ईयर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आप जो है, माफ़ करिएगा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक, तो 27 साल थी तो यहाँ पे ना की थी 37 ईयर्स, ये हो जाएगी 40 ईयर्स, ये हो जाएगी और ज़्यादा 42, 42। तो इस तरीके से आपकी जो भी उम्र है आप उसमें बढ़ा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में क्या है, 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि आप 3 साल का एक तरीके से यहाँ पे रिलैक्सेशन है। आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो वैकेंसीज की बात करी जाए तो वैकेंसीज देखा जाए तो पूरी डिटेल्ड मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं, हर स्टेशन वाइज अलग अलग दी गई हैं, हर पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, इसकी वैकेंसी आपके पास टोटल देखा जाए तो 33 हैं। कैटेगरी वाली एक है, केवल एक इधर है। PBW जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली पोस्ट हैं। फिर स्टेनोग्राफर के लिए 215 हैं, स्टेनोग्राफर 2 के लिए 123 हैं, 250 हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग के लिए केवल 12 हैं। स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग 134, हिंदी टाइपिंग स्टोर असिस्टेंट चेक केवल 4 हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपके पास 41 है। व्हीकल ऑपरेटर के लिए 145, 145। फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपके पास 18 वैकेंसीज हैं टोटल। फायर इंजन ड्राइवर ए के लिए 86 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के टोटल वैकेंसी जो हमारे पास आ रही हैं वो 1061 हैं। और डिसेबिलिटी और ये वाली अगर हम मिला दें तो इनमें भी अच्छी खासी, मतलब एक तरीके से हैं इसमें कि एक्स सर्विसमैन के लिए 28 टोटल हैं। तो 10 11 10 मतलब हर कैटेगरी में अलग अलग इनका दिया है, अलग अलग स्टेशन पे। ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। फिर रहता है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो एग्जामिनेशन जो पैटर्न का है, पहला जो Tier 1 है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा।
कंप्यूटर ये पोस्ट कोड हैं जो आपको हमारे नोटिफिकेशन में दिखे होंगे। जब मैंने पहले दिखाया था तो हर पोस्ट के आगे एक कोड लिखा था, ये उनके लिए है। तो ये वही रहेगा कि पोस्ट कोड के हिसाब से आपको देना पड़ेगा कि ये सीबीटी रहेगा। फिर सीबीटी में भी दो तरीके से एग्जाम होगा। एक ये होगा 40 क्वेश्चंस इन जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस इन ऑन जनरल हिंदी। तो ये दो चीज़ें आएंगी। उसके बाद 75 क्वेश्चन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। तो आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अवेयरनेस यानी कि जीएस वाला सेक्शन भी इसमें आएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आएगी। टोटल मार्क्स जो इसमें हैं 80 और 75 के हैं। साथ ही साथ ये 1 घंटे का पेपर होगा, दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग मीटिंग में आप कह सकते हो, और ये एक एक घंटे के पेपर होंगे। टीएल 2 में क्या होगा, स्किल या फिर फिटनेस टेस्ट होंगे, कैपेबिलिटी टेस्ट होंगे जिन किसी में एप्लीकेबल है। जैसे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट थे, ड्राइवर्स थे, उनके लिए फिजिकल टेस्ट है। ये हर पोस्ट के लिए होंगे, और एक्सेप्ट जो ये वाली पोस्ट है हमारी, तो इसके लिए नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब्ड स्किल और फिटनेस टेस्ट और कैपेबिलिटी टेस्ट एज पर द नाम्स वेरिएबल एप्लीकेबल। तो जैसे यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई हैं, आप कह रहे होंगे कि मैं एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि जो एप्लीकेबल है, तो जैसे इसमें ये चीज़ आप ध्यान देखो, इसमें स्किल और फिजिकल फिटनेस है। तो यानी कि जो पोस्ट स्किल वाला, जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, उनके लिए इसका टेस्ट होगा, और जो फिटनेस वाली हैं वो उनके लिए फिटनेस का टेस्ट होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा इस वाली कोड के लिए केवल, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में इस कोड जो है आपका, ये जो 0301, इस कोड को ये वाला नहीं देना होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन और ऐसे देना होगा। ये पूरा 200 का होगा, 200 नंबर का होगा, और 2 घंटे का टेस्ट होगा। फिर आती हैं आपके पास स्किल और फिटनेस के लिए जो आपके पैरामीटर्स हैं। आपकी फिजिकल जो इसमें दिया गया है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। मेल्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 157। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड, मतलब रेस्ट पोजीशन में आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। वेट आपका कम से कम 5 किलोमीटर होना चाहिए। आपको कोई भी शारीरिक अक्षमता नहीं होनी चाहिए, जैसे इसमें कि बो लेग्स आते हैं, नॉक नीज आते हैं, फ्लैट फुट आते हैं, मतलब आपके पैर मुड़े नहीं होने चाहिए। आपके घुटने, जो नॉक नी का मतलब होता है घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए। फ्लैट फुट का मतलब होता है आपके तलवे जो हैं, तलवों में हल्का अंदर की तरफ जैसे उठा होता है वो होना चाहिए, एकदम फ्लैट ना हो, एकदम समतल ना हो फ्लैट आपका। मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो है हाइट में वो 2.5 सेंटीमीटर का है। वो भी उस केस में है जो पहाड़ी इलाकों से लोग आते हैं उनके लिए। जो आपकी विजन है, विजन आपकी 6x6 होनी चाहिए, बिना चश्मे के पूरा विजन होना चाहिए। कोई नाइट ब्लाइंडनेस ऐसा या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मतलब रतौंधी या फिर जो होता है कलर में अक्सर हम अंतर नहीं पता कर पाते हैं, वो बीमारियां आपको विजन में नहीं होनी चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको, मतलब आपकी जो शारीरिक क्षमता आपकी देखी जाएगी, वो देखी जाएगी 7 मिनट के टाइम में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। आपको 63 किलोग्राम का वजन उठा के 183 किलोमीटर मीटर तक दौड़ना है 96 सेकंड में, ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट के, क्योंकि फायरमैन पोस्ट के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग होगी, 3 मीटर अबव फुट अबव ग्राउंड। 20 सिटअप होनी चाहिए, क्लियरिंग 2.7 मीटर। ये लंबी कूद का है, आपको कम से कम 2.7 मीटर की जो गड्ढा है उसको होना चाहिए। लैंडिंग ऑन बोथ फीट, लॉन्ग जंप है ये, जो कि जिसको कहते हैं लॉन्ग जंप है। और इसमें टू अचीव इन एनी ऑफ द, 3 चांसेस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको ये गड्ढा लंबी कूद का पार करना होगा 2.7 मीटर से। और आपको दोनों पैरों पे एक साथ गिरना होगा, मतलब जब आप लैंड, मतलब कूदेंगे, तो जब उधर गड्ढे के उस पार जाएंगे तो आपको दोनों पैर पे लैंड करना होगा, ये नहीं कि एक पैर से हो गए। फीमेल्स में रनिंग थोड़ा ये है कि रनिंग जो है 800 मीटर होगी, 5 मिनट तक होगी। और वेट वाला एकदम सेम है, जैसा ऊपर हमने बताया था मेल्स के लिए, एकदम वही सेम कंडीशन है फायरमैन पोस्ट के लिए। फिर इधर आपका 2.5 मीटर वर्टिकल रोप है, 2.5 मीटर जमीन के ऊपर 2.5 मीटर ये रहेगा। 15 सिटअप्स होंगी साथ या फिर, अच्छा इसमें एक ये चीज़ है, 15 सिटअप्स और लिखा हुआ है, यानी कि आप या तो 15 सिटअप कर दें, या फिर आप इसमें लॉन्ग जंप 2 मीटर की कर दें। रिलैक्सेशन क्या है कि अगर
हालांकि ये कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि कोई भी पोस्ट जो है वो 40 साल वाली उम्र की है नहीं। बट अगर होती तो मतलब कुछ कैटेगरी वाली पोस्ट आएंगी जिसमें कि 40 के ऊपर एज जा सकती है। तो उसमें है कि 10% रिलैक्सेशन होगा, मतलब 800 मीटर जैसे ये है तो 800 की जगह आपको 720 यानी कि 80 मीटर का रिलैक्सेशन होगा। इस तरीके से आप ये आपकी इसमें मतलब रिक्वायरमेंट है जो फिजिकल एंड्योरेंस वाली हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा स्लाइड अच्छा लगा होगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और उनका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।